15 वर्ष तक आपके माता पिता सत्ता में रहे, बाद के दिनों में भी आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में थे, क्यों नहीं आ गया था तब ये कास्ट सर्वे? और कैसे तब जो राइट और लेफ्ट हैंड थे वो 2 सालों को लेकर साला आयोग बनाकर बिहार को चलाया जा रहा था? प्रदेश में जो है वो पुत्र और बाकी की जगह पर पिता जो हैं वो सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चंद महीनों में उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। वहीं बात करें तमाम राजनीतिक पार्टियों की, तो अपनी कुनवे को तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में चुनाव की जो तैयारी है वो खूब जोरों शोरों से चल रही है। बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की पार्टी भी कहीं बहुजन भीम संवाद संकल्प समागम का आयोजन किया जा रहा है, जो नालंदा की धरती पर होने वाली है। आपको बता दें कि दलित विरोधी महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को लेकर दलित विरोधी कहा गया है, लेकिन अगर बात करें 29 जून को जो समागम बुलाई जा रही है वो दलितों के लिए ही बुलाई जा रही है। कुछ इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है प्रवक्ता है लोजपा रामविलास के सौरभ सिंह जी। सौरभ जी, क्या कीजिएगा, दलित विरोधी आप लोग को बताया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय खासकर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की मनोदशा को लेकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसका कारण ये है कि बिहार की 14 करोड़ जनता ने उन्हें एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, जो एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, उनको बिहार अब चुनाव में 2-3-4 महीने शेष बचे हैं। ऐसे में बिहार के प्रमुख मुद्दे, चाहे वो विकासोन्मुख चीजें हों या शिक्षा से संबंधित है या स्वास्थ्य से संबंधित है, जो बिहार के विकास और बिहार के लोगों को सीधे तरीके से प्रभावित करता है, ऐसे विषयों को छोड़कर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, अनर्गल प्रलाप, इस प्रकार की चीजें प्रतिदिन जो है वो आ रही हैं। इससे बिहार का भला नहीं होने वाला है। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या हमारा दल जो है वो दलित विरोधी है? आपने 15 वर्षों तक आप सत्ता में रहे, आपने बहुजनों के लिए या दलितों के लिए या पिछड़ों के लिए या अति पिछड़ों के लिए कौन सा ऐसा कार्य कर दिया है आज आपको कास्ट सेंसस और सर्वे का याद आ रहा है? आप 15 वर्ष तक आपके माता पिता सत्ता में रहे, बाद के दिनों में भी आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में थे, क्यों नहीं आ गया था तब ये कास्ट सर्वे? और देखिए, कोई भी विषय जब आप बिना किसी तथ्य या बिना किसी आधार के जब करते हैं तो जनता को दिखाई और सुनाई देता है। इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए आदरणीय। दलित विरोधी वो कह रहे हैं, क्योंकि जब जहां दलित की बात होनी चाहिए, आयोग को लेकर दामाद आयोग कह रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे जो भी सीट मिलता है चिराग पासवान को अपने जीजा बहनोई को दे देते हैं, मतलब दलित का विचार नहीं करते हैं, पहले परिवार का विचार करते हैं। भाई, शायद हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी की याददाश्त कमजोर हो गई है। 90 का दशक बिहार भूला नहीं है, जब चारा खाने और अलकतरा पीने के बाद कैसे बिहार में एक अराजनैतिक पृष्ठभूमि की हमारी आदरणीय राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और कैसे तब जो राइट और लेफ्ट हैंड थे वो 2 सालों को लेकर साला आयोग बनाकर बिहार को चलाया जा रहा था। इस पर बिहार ने कभी प्रश्न पूछा है, और यही कारण था कि आज तक कभी सत्ता में वापसी नहीं हुई है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को चुना है। अगर आप अरुण जी की बात कर रहे हैं, तो क्या कल मेरे परिवार में अगर मैं नेता बन जाता हूं तो मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? मृणाल पासवान जी की अगर आप बात करेंगे तो 3 बार जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, जिनकी लंबी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, 40-45 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं, आज एक दलित के बेटा को जो है बना दिया गया है अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, तो आपके छाती पर सांप लौट रहा है। किशोर कुणाल जो है के पुत्र हैं सायन कुणाल, उनकी लोग जो है रेज्यूम जो है या उनका जो परिचय जो है वो इतना ही है कि वो अशोक चौधरी के दामाद हैं। आज जो है हनुमान मंदिर ट्रस्ट से लेकर महावीर कैंसर संस्थान और
दर्जनों स्कूल सायन मैनेज कर रहे हैं, वो उनका क्वालिफिकेशन नहीं है। पढ़े लिखे युवा जो है धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बन गए तो इनको दामाद आयोग नजर आता है, और अपना जो है बहन बाकी के लोग जो हैं जिनको अपने सत्ता का मार्ग प्रशस्त कर रखा है, आदरणीय लालू जी ही 1993 से लेकर 2025 तक राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बने रहेंगे। कोई पिछड़ा अति पिछड़ा दलित जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, इस पर जवाब नहीं देंगे। मंगनीलाल मंडल तो बने। अरे भाई, सबको पता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कैसे बने हैं मंगनीलाल मंडल जी। इसके पहले मंगनीलाल मंडल जी कहाँ मंत्री रहे, जदयू में मंत्री रहे, और उनको किस चीज के लिए साधने के लिए और कितना अधिकार दिया जाएगा मंगनीलाल मंडल जी को, ये आने वाले समय में पता चलेगा। भाई, प्रदेश में जो है वो पुत्र और बाकी की जगह पर पिता जो हैं वो सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रकार से चीजों को अगर आप देखेंगे राजनीति में, तो मेरे ख्याल से हम लोग भी कहीं ना कहीं वहीं चले गए। देखिए, मुद्दा बिहार का विकास है, और मुद्दा ये है कि बिहार फिर से एक विकसित राज्य की श्रेणी में कैसे बढ़े। मेरे नेता का हमेशा फोकस इस पे है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपने उन संकल्पों को लेकर जहां भी उनको लगता है वो हमेशा मुखर रहते हैं। बात करें मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर, जहां दलितों की बात हो, दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, चिराग पासवान काफी पीछे रह जाते हैं। बयान तो आते हैं, लिखित तौर पे मुख्यमंत्री को भी देते, लेकिन काफी पीछे। पहले महागठबंधन की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया सामने आती, क्यों चिराग पासवान पीछे? देखिए, पहले और बाद में ये प्रश्न मेरे ख्याल से सही नहीं है। जैसे ही ये घटना हुई थी, आपको ध्यान होगा कि 12 घंटे के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधिमंडल, वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फरपुर में गया। उसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर डीजीपी के कार्यालय तक हमारे नेता लगातार इसको लेकर मुखर रहे। हमारे प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी जाकर पीड़ित परिवार से मिले। तो देखिए, ये कोई रेस नहीं है, ये दुखद घटना है, और उस घटना के तुरंत बाद कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, कैसे दोषी चिन्हित किए जाएं, कैसे उनको सजा मिले, इसके लिए हमारी पार्टी बिल्कुल त्वरित रूप से वहां 12 घंटे के अंदर हमारे सभी लोग थे। चिराग पासवान को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स की बातें हो रही है कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। चाहते तो केंद्र ही है, लेकिन बस सीट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में। देखिए, मेरे नेता ने जब से 2014 में उनका राजनीति में आगमन हुआ है, और आपको ध्यान हो कि अगर मेरे नेता के लिए बहुत आसान था कि 2019 में भी 6 सांसद थे हमारे, और उसके बाद चाहते तो 2020 में भी हम जितनी सीटें हमें मिल रही थी उतनी सीटों पर चुनाव लड़कर वो एक केंद्रीय मंत्री बनकर आराम से बैठ सकते थे। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे नेता के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट सिर्फ एक लाइन नहीं है, सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक संकल्प है जो उन्होंने बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए लिया है। और इस संदर्भ में हम लोगों की ये मांग है, कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री के रूप में, या एक माननीय सांसद के रूप में, या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जितना समय बिहार को मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम सब लोगों का, हम कार्यकर्ताओं का ये मांग रहा है कि कैसे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की राजनीति पूरी तरीके से बिहार केंद्रित हो, और बिहार में इस समय जरूरत है, बिहार उस जगह पर उस डेमोग्राफिक डिविडेंड पे खड़ा है जहां 25 वर्ष से कम की आयु वाले 64% हमारे युवा बिहार में हैं, और सब लोगों का जातिगत समीकरण होता है, हमारे नेता का माई समीकरण महिला और युवा हैं, और हम चाहते हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा बिहार को मिले। और बिहार केंद्रित राजनीति तो वैसे भी चिराग पासवान जी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से बिहार उन्मुख उनका कार्यक्रम रहे, उनका ज्यादा से ज्यादा समय मिले। इसलिए अगर बिहार आने की बात हो रही है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होता है, और इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स कहां से आ गया? अगर चिराग पासवान जी बिहार ही आकर बिहार से संबंधित 24/7 राजनीति करना चाहते हैं, इसमें प्रेशर क्या है और क्यों प्रेशर है? चिराग पासवान के क्या वैसे लोग नहीं बचे जो बिहार का देखभाल कर सकते हैं? वो केंद्र से बिहार को जो चीज, मतलब जो ऑप्शन मिलना चाहिए केंद्र में, जो काम केंद्र से कर सकते हैं, वो काम बिहार में आके करना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में चाहे मखाना बोर्ड हो या निफ्टम हो या 2186 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो या डावोस में जाकर जिस प्रकार के एमओयू साइन किए गए, देखिए केंद्रीय मंत्री के रूप में 1 वर्ष का अगर उनका हम कार्यकाल में किए गए कार्यों की बात करेंगे तो अगला 5 से 10 मिनट लगेगा। लेकिन बिहार में
कैसे आने वाले समय में बिहार एक वैसे मुहाने पर खड़ा है जहां अन्य राज्यों की श्रेणी में हम किसी कारण से पिछड़ गए हैं, आने वाले समय में कैसे बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में हो, इसके लिए अगर हम कार्यकर्ताओं की मांग है कि हमारे नेता का समय ज्यादा से ज्यादा हमें बिहार में मिले, तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है और होनी भी नहीं चाहिए। और ये किसी प्रकार का प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। मेरे नेता को एनडीए के अंदर किसी भी प्रकार के प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है। बात 14 करोड़ की करते हैं, लेकिन वहीं दलित समागम सिर्फ, और कोई अन्य समागम क्यों नहीं? भाई देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बिहार में ये साजिश लगातार चल रही है कि एक वर्ग विशेष को ये भटकाने और लटकाने का प्रयास, खासकर दलितों और बहुजनों को ये प्रयास किया जा रहा है। कभी 2024 में अचानक संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। कौन सा खतरा हो गया पिछले 1 वर्ष में आरक्षण और संविधान को? क्या ये जवाब देंगे? और उसका खमियाजा था कि हम मगध और शाहाबाद में लगभग 6 से 7 सीटें हारे। हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे आरा का कार्यक्रम हो या अभी राजगीर का कार्यक्रम हो, कि हमारा संवाद हमेशा जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं उनसे स्थापित रहे। जो 70% 80% आबादी है उस तक सही जानकारी रहे। और एक कस्टोडियन के रूप में हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूं आपके हकों और अधिकारों पर कोई जो है परेशानी नहीं होगी। और ये संवाद तो कहीं ना कहीं करना ही चाहिए, सभी दलों को करना चाहिए, और सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं। चिराग पासवान जी की 160 से ज्यादा सभाएं हुई हैं पिछले 3 वर्षों में। कई सभाएं आपने भी कवर की हैं। आपको कहां लगता है कि वो एक जाति विशेष का है? यहां भी बहुजनों की जब हम बात करते हैं तो 80%, 90%, 100% लोगों की बात है। ऐसा नहीं है कि उसमें एक जाति या वर्ग विशेष के लोग आने वाले हैं। लेकिन ये संवाद कहीं ना कहीं बहुजनों से स्थापित करना बहुत आवश्यक है, जिसमें उन तक फैलाने जाने वाली भ्रांतियों को हम सही समय पर दूर कर सकें। लास्ट प्रश्न रहेगा सौरभ जी, चिराग पासवान नीतीश कुमार के रूप में देखना है कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में नीतीश कुमार नीतीश कुमार की जगह पे देखना चाहते हैं? भाई देखो, मेरे नेता ने बड़े साफ शब्दों में ये कहा है कि 2025 का चुनाव हम नीतीश जी के चेहरे के साथ लड़ेंगे और एनडीए जो है वो 225 सीटें जो है वो जीतेगी। हमारे नेता के बिहार आने का जो मांग है उसको बार बार लिंक किया जाता है किसी और चीज से, ये सही नहीं है। हमारे नेता ने जब स्वयं कहा है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे, तो इस प्रकार की चीजों पर मेरे ख्याल से इसका कोई संदर्भ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। तो अभी आप सुन रहे थे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता सौरभ सिंह के। आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।